देखो 2 लाइन मैं लिखुआ हूं यहाँ पे और जरा ध्यान से देखना है। मैटर क्या होता है आप सभी को मालूम होगा मैटर क्या होती है। तो मैटर को डिफाइन करने के लिए 2 बेसिक प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है। कैन एनीबॉडी टेल मी मैटर को डिफाइन करने के लिए कौन सी 2 प्रॉपर्टी होती है? कोई भी मैटर को डिफाइन करने के लिए 2 प्रॉपर्टी क्या होती है? नहीं मालूम? वॉल्यूम एंड मास। यस, मैटर को डिफाइन करने के लिए 2 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, मास और वॉल्यूम। एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। अच्छा, मास का एसआई यूनिट क्या है? कोई भी जल्दी। केजी। मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। वेरी गुड। देखो मैटर वो चीज होती है जिसके पास मास है और वॉल्यूम है। ओके, और केमिस्ट्री क्या पढ़ रही है? मैटर क्या चीज से बनी हुई है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर क्या चीज से बनी हुई है और वो जिस चीज से बनी हुई है वो किस तरह से उस सिस्टम में अरेंज है। ओके, और उस चीज जिससे वो बना हुआ है और वो अरेंजमेंट के तहत जो प्रॉपर्टीज उसमें आती है उसकी केमिस्ट्री पढ़ाई। और मैटर जो सारे रिएक्शन करती है सराउंडिंग में चेंजेस होने के कारण उसकी केमिस्ट्री पढ़ाई। तो बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ाई क्या है? मैटर की, मैटर क्या से बनी हुई है, वो चीज किस तरह से अरेंज है और उस अरेंजमेंट के तहत क्या प्रॉपर्टी आई है और मैटर में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, वो केमिस्ट्री की पढ़ाई है। तो बेसिकली केमिस्ट्री क्या है आप लोगों को समझ आ चुकी है। पर डे टू डे लाइफ में हम लोग चलो देखते हैं कि केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूं ये व्हाट वी सी। बेटे जो सारे चीज हम अपनी ओर देखते हैं, आप सभी को मालूम है हम लोग कैसे देखते हैं चीजों को? कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं ऑब्वियसली। पर आंख इज अ सेंस ऑर्गन। पर आपको मालूम है कि आईज कैसे काम करता है? इन आवर आईज एक केमिकल सीक्रेट होती है दैट इज नोन एज रेटिनल। ओके, और रेटिनल का केमिकल फॉर्मूला होता है C20H28O। ये जो केमिकल होता है ये क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ये केमिकल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो लाइट क्या करता है? जब एब्जॉर्ब होती है हमारे आईज में, फिर उसके बाद ब्रेन को एक सिग्नल भेजी जाती है और ब्रेन उस सिग्नल के हिसाब से इंटरप्ट करता है कि वो पर्टिकुलर चीज क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ फिर हमारे आंखों तक आया और ये वाला केमिकल यदि हमारे आंख में नहीं रहता तो क्या हम देख पाते? नहीं, क्योंकि यही वाली केमिकल लाइट को एब्जॉर्ब करती है और ये केमिकल नहीं तो आपकी विजन नहीं होगी। गॉट इट? तो कहीं ना कहीं हम जो भी चीजों को देखते हैं उसके पीछे ये केमिकल मौजूद है और केमिस्ट्री मौजूद है। व्हाट वी फील, हम लोग जो फील करते हैं हमारे अंदर में जो भावना आती है वो कैसे आती है? देखो बताता हूं। आपने केमिकल का नाम सुना होगा डोपामीन। बेटा ये जो डोपामीन केमिकल होती है इसका काम होता है हैप्पीनेस। आपके अंदर में जो खुशी आती है ना, इट्स बिकॉज ऑफ दिस केमिकल नोन एज डोपामीन। और डोपामीन इज आल्सो नोन एज मोटिवेशनल केमिकल। मोटिवेशनल मतलब का मतलब ये मोटिवेशन देती है आपको कोई भी काम करने के लिए। यदि आपके अंदर में डोपामीन की सीक्रेशन अच्छी है
यदि आप सचमुच देखो क्या है, आपने अंदर में अपनी दृढ़ शक्ति बनाया आज के दिन में, मुझे आईआईटी पहुंचना है, मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो वो मोटिवेशन यदि आपके अंदर में बना रहेगा तो इसका मतलब आपने इस केमिकल को मेंटेन करके रखा है अपने अंदर में, अपने सोच के द्वारा। आप अपने सोच के द्वारा इस सिक्रेशन को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो डोपामाइन इज अ केमिकल दैट इज रिस्पांसिबल फॉर योर हैप्पीनेस, द मोटिवेशन इनसाइड यू। सेरोटोनिन, बेटा ये जो सेरोटोनिन केमिकल होती है इसका काम है डिप्रेशन, आप कभी डिप्रेशन में चले जाते हो और बहुत सारे फंक्शन है, पर फीलिंग के लिए बात कर रहा हूं कि सेरोटोनिन जो है आपको डिप्रेशन कभी फील होती है तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस केमिकल ओनली सेरोटोनिन। ओके, और बहुत सारे केमिकल्स हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आपको किसी के साथ बॉन्ड फील करवाता है, बॉन्ड मतलब क्लोजनेस फील करवाता है, आपके दोस्तों के साथ, आपके माता पिता के साथ, आपके भाई बहन के साथ, जो आपकी बॉन्ड है, जो आपकी क्लोजनेस है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस केमिकल ऑक्सीटोसिन। और केमिकल्स हैं एंडोर्फिन्स। ये जो एंडोर्फिन्स है इसका काम है अंडर एस्टिमेट करना। यदि आपको ये केमिकल आपके शरीर में ज्यादा आता है तो आपको मतलब क्या बोलता है, अंडर एस्टिमेटेड फील होता है, मतलब नीचा फील होता है अपनी नजर में। ओके, तो देखो ये सारे केमिकल्स हमें हैप्पीनेस फील करवा रही है, सैडनेस फील करवा रही है, किसी के साथ लव का फीलिंग फील करवा रही है, अंडर एस्टिमेटेड फील करवा रही है, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ केमिकल्स ओनली। तो हमारे फीलिंग को केमिकल कंट्रोल करता है। ओके, व्हाट वी ईट। अच्छा एक बात बताओ, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, वो सारे क्या है, केमिकल्स, केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स इन फूड। वर्क वी डू, हम जो काम करते हैं, बेसिकली क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं, जो केमिकल्स हम खा रहे हैं, उसके तहत हमारे बॉडी उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। तो मसल्स uses the glucose, uses the energy stored in glucose। हमने खाना खाया और हमारा बॉडी खाना का क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, और ग्लूकोज को तोड़ के मसल्स एनर्जी बनाता है, उसी एनर्जी से काम होती है। ग्लूकोज सबको मालूम है C6H12O6 है ना, टूटती है, फिर उससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी से हम काम करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन इज केमिस्ट्री ओनली। तो देखो बेटा एक पल के लिए जो हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, जो चीज हम जो काम कर रहे हैं, हर जगह केमिस्ट्री। तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हमारी केमिस्ट्री से चलती है और हमारी सराउंडिंग में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री तो है ही। और यदि देखी जाए थोड़ी सी मेडिकल साइंस की, चलो मुझे एक बात बता, डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर आपको देखा और कोई दवाई नहीं दिया तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं ना, तो दवाई क्या है, केमिकल्स ही है ना। तो मेडिकल साइंस में जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो, इट्स बिकॉज ऑफ केमिकल्स ओनली। ओके, और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, अभी जो आप लोग सुने होंगे कि कोरोना वायरस फैली हुई है, तो कोरोना वायरस में को डिसइंफेक्ट करने की, मतलब कोई आदमी वहां पे बैठा है कोरोना वायरस वाला, तो हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं केमिकल से। और कौन सी केमिकल यूज होती है, इट्स सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखो इसका फार्मूला है NaClO। सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही डिसइंफेक्ट की जाती है जगहों के जहां पे कोरोना वायरस वाले पेशेंट बैठेंगे, या हॉस्पिटल्स को इसी केमिकल सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट की जाती है। आप लोग घर में जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हो हाथ धोने के लिए, उसमें भी केमिकल्स है, इथेनॉल। ओके, इथेनॉल क्या करती है, डिसइंफेक्टेंट है, जिससे हम क्या करते हैं, वायरसेस मर जाती है यदि हम हाथ में अच्छे से धो लें, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग प्लीज फॉलो करो, सैनिटाइजर्स को अच्छे से भी यूज करना है, साबुन को भी अच्छे से यूज करना है, कुछ भी करो अपनी मतलब सफाई को ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो ऑल अबाउट केमिस्ट्री, अभी छोटी सी डिस्कशन आपके साथ हुई। यदि आपको अपने शरीर को समझना है, आपके शरीर में जो एक्टिविटीज होती है उसको अच्छे से समझना है, कहीं ना कहीं तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी ही है कि नहीं, आपके पास रीजन है। यदि आप मेडिकल साइंस, यदि दुनिया में जो पेन है, लोगों का दर्द है,
आज लोगों का दर्द सबसे बड़ा क्या है? डिसीजेस। आप यदि बीमारी पे कंट्रोल पाने की शक्ति रखते हो तो दुनिया का दर्द को खत्म कर सकते हो। दुनिया का दर्द को खत्म करना तो अच्छे डॉक्टर्स बनो। मेडिकल साइंस में केमिस्ट्री की वाइड एप्लीकेशन है। तो बेटा यू हैव गॉट अ रीजन टू स्टडी केमिस्ट्री। कि रीजन आपके पास नहीं है केमिस्ट्री पढ़ने। मुझे चलो आप लोगों में से जितने बच्चे अभी प्रेजेंट है सब बच्चे बोलेंगे हाँ या ना कि केमिस्ट्री पढ़ने का कोई रीजन है। अपने स्पीकर को ऑन करो, अपने माइक को ऑन करो, जल्दी माइक ऑन कीजिए। बेटा आपको यस माइक सर। नहीं मालूम है क्या? आपके बगल में एक स्पीकर होगी, उसे ऑन करो। माइक की पोजीशन वो है। ओके, टेल मी कि आपके पास क्या रीजन है केमिस्ट्री पढ़ने की नहीं है? यस, वी सर हैव है। sufficient reason to study chemistry। और दूसरी बात, यदि हम कोई चीज को पढ़ते हैं, यदि हम कोई चीज की पढ़ाई करते हैं और हम बिना मतलब का पढ़े, तब तो कोई फायदे की बात ही नहीं। हमारे पास कोई रीजन है, कोई चीज को करने के लिए हमारे पास जब रीजन होती है तो वो चीज को हम अच्छे से करते हैं और उस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। और केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। यदि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे, देखो यदि आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो गया तो कॉन्सेप्ट्स को भी बढ़िया से समझ लोगे, और कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लोगे तो समझ लो कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ही आसान लेवल के होते हैं। कोई बहुत हाई लेवल की क्वेश्चन ना ही जी में एडवांस में रहती है ना ही मेंस में रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ओके, 90% क्वेश्चन तो लगभग बच्चे टच कर सकते हैं। ओके, और ये सब्जेक्ट आपको एक अच्छा मार्क्स आने में मदद करेगा। तो प्लीज ध्यान से इस सब्जेक्ट को देखना है क्योंकि यू हैव गॉट सफिशिएंट रीजन टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास रीजन तो आ गई केमिस्ट्री पढ़ने की, और ये सारे केमिकल्स जो है, एक क्वेश्चन आपके सामने में मैं रखता हूं, व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ? कोई बता सकता है मुझे? ये सारे केमिकल्स या दुनिया में जो भी चीज मैटर। आप चारों ओर देख रहे हो क्या से बनी मैटर। हुई है? मैटर। Atom. हाँ, मैटर से बनी हुई है और मैटर बने हुए हैं एटम से। तो Atom. सिंपल सी बात है कि हम अपने चारों ओर जो भी चीज देख रहे हैं तो उसका फटाक से एक ही आंसर आता है कि हर चीज बनी हुई है एटम से। तो चलो आपने बोला एटम्स, मैंने लिख दिया एटम्स, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, हम बने हुए एटम से, जो मोबाइल आप देख रहे हो वो भी एटम से, ये बोर्ड भी एटम से, पूरा दुनिया भी एटम से। तो दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी कहाँ से? हर चीज एटम से बना हुआ है। मैं एटम से, आप एटम से, मोबाइल एटम से, ये पेन एटम से, हर कुछ एटम से। तो दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी कहाँ से आ गई? हर चीज एटम से बना हुआ है तो डाइवर्सिटी कहाँ से? व्हाई? हर चीज अलग क्यों है? जब हर चीज एटम का बना हुआ है तो हर चीज को तो सेम होनी चाहिए। हर चीज में डिफरेंस कहाँ से आ गई? तो इस सिचुएशन पे एक छोटा सा कोट याद आता है मुझे। आई विल गिव यू अ कोट, ध्यान से पढ़िएगा। We are a bunch of atoms. Seeing a bunch of atoms. On a bunch of atoms. पढ़ो, बड़ा मजेदार चीज है ये, पढ़ो। केमिस्ट्री के आंखों से, यदि केमिस्ट्री के आंखों से दुनिया को देखोगे ना तो बड़ा वीड लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा ये दुनिया। वी आर अ बंच ऑफ एटम, वी आर, हम लोग जो हैं, हम लोग क्या से बने हुए हैं? एटम से बने हुए। हम लोग अपने चारों ओर जो चीज को देखते हैं वो भी क्या से बनी हुई है? एटम से बनी हुई। और जो चारों ओर जो चीज है वो किस पे है? धरती पे। ये धरती भी क्या से बनी हुई है? एटम से। तो बड़ा अजीब लगता है जब दुनिया को केमिस्ट्री की नजरों से देखो कि हर चीज तो बना हुआ एटम का। हम एटम के जो देख रहे हैं वो एटम को देख रहे हैं, जिसपे है वो भी एटम की बनी हुई है। बड़ा अजीब सा है। बट ये डाइवर्सिटी क्यों? हर चीज तो दुनिया में एक तो नहीं है ना बेटा। ये डाइवर्सिटी कहां से आई? कोई बता सकते हो मुझे? एक सिंपल इक्वेशन दिखाता हूं आपको, ठीक है ना? वन सिंपल इक्वेशन वी विल सी। देखिए, मानो
आयरन ले लो पहले, सोडियम। सोडियम को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूं, क्या होगा बताओ? तो कोई बता सकता है? आपको मालूम है सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए क्या होगा? क्या होगा? हाँ, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवा देगा तो क्या होगा? भैया केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो मालूम होगा ना इतना चीज। एक्सप्लोजन। क्या होगा बोलो? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन। यस, सोडियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो बहुत विगरस रिएक्शन है ना, कभी कभी मतलब आग भी पकड़ लेती है, विगरस रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन। वहीं मैं आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊं तो क्या होगा बताओ? आयरन को रिएक्ट करवा दिया जाए वाटर के साथ तो क्या होगी? रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन होगी जो स्लो रिएक्शन होगी, जहां पे रस्टिंग है ना, एक स्लो रिएक्शन। सोडियम का वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, आयरन का वाटर के साथ स्लो रिएक्शन होता है, जहां पे जंग लगती है, 15 दिन 20 दिन बाद जंग लगती है, पानी के साथ कंटीन्यूअस कांटेक्ट में है। वहीं मैं गोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन। देखो ये भी एटम से बना हुआ है, ये भी एटम से बना हुआ है, ये भी एटम से बना, पर तीनों का रिएक्टिविटी डिफरेंस क्यों है यार? कहां से आया? तो कहीं ना कहीं यदि हम रिएक्टिविटी डिफरेंस को समझने का कोशिश करते हैं तो हम चलो एटम का अंदर में जाते हैं, थोड़ा सा एटम का अंदर में घुसते हैं, वो छोटी सी एटम उसके अंदर में जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि सोडियम के अंदर में जो एटम है वो बनी होगी किससे? प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। देखो P plus is the symbol of proton, E minus is the symbol of electron और 0 and 1 is the symbol of neutron। आप सभी को मालूम है एटम जो बनी रहती है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सबके अंदर में डिफरेंट है, और उसके अंदर में जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिफरेंट है उसी के तहत प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जा रहा है। एटम्स भले सबके सेम हैं पर नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल जो उसके अंदर में है वो डिफरेंट है, उसके कारण प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है। ओके, पर चलो एक और आप एग्जांपल देख लो, छोटा सा डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? डायमंड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सी। डायमंड बनी हुई है कार्बन से, ग्रेफाइट का केमिकल फॉर्मूला सी। सी, वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ मुझे, आपको रोड पे यदि डायमंड फेंका हुआ मिले और ग्रेफाइट, तो मालूम है ना पेंसिल का जो लीड रहता है वो ग्रेफाइट से बना रहता है, और पेंसिल का लीड रोड पे फेंका हुआ मिले तो आप क्या उठाओगे? क्या उठाओगे बताओ? डायमंड उठाओगे कि पेंसिल का लीड उठाओगे? डायमंड। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि हम डायमंड उठाएंगे। क्यों डायमंड उठाएंगे? क्योंकि डायमंड की जो प्रॉपर्टी है इसमें बहुत चमक है ना, हाई ब्रिलियंस, और डायमंड को हम लोग एज अ ज्वेलरी भी यूज करते हैं। अब देखो बना हुआ है ये भी कार्बन का, बना हुआ है ये भी कार्बन, पर दोनों में प्रॉपर्टी की मास डिफरेंस है। दिस इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन, मतलब हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, एंड दिस वन एक सॉफ्ट चीज है। दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप लोगों को कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होगा तो कार्बन में कितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई बता सकता है मुझे क्या? 4। 4। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है ना, और डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है, तो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? बॉन्डेड। ओके, जब चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं तो उसके कारण कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी डायमंड में कंडक्ट नहीं हो सकती है। वहीं ग्रेफाइट में एक कार्बन
3 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना पाती है, 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना पाती है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम फ्री रह जाता है, जिसके कारण ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। और ये सब आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हो, यदि आप लोग जूनियर क्लासेस में ये सब को मिस किए हो तो बहुत गलत बात है, वो चीजों को एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, तो आपको समझ आएगी। देखो ये भी डायमंड की कार्बन की, ग्रेफाइट भी कार्बन की, पर प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ गई सिर्फ दोनों की स्ट्रक्चर की वजह से। ये कार्बन 4 से बॉन्डेड है, ये 3 से बॉन्डेड है, जिसके कारण प्रॉपर्टी में इतनी डिफरेंस आ गई। तो आपको कहीं ना कहीं यदि एक पर्टिकुलर चीज का प्रॉपर्टी समझना, एक सिंपल सी कहानी बता रहा हूं कि यदि कोई भी चीज का प्रॉपर्टी को समझना है, अब बिना हम प्रॉपर्टी के समझे क्या हम एप्लीकेशन कर सकते हैं? यदि हम एक चीज का प्रॉपर्टी नहीं जानते तो हम उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं? कहीं नहीं। मैं आपको दे दिया सोडियम, तो बेटा क्या आप सोडियम का कार बना दोगे क्या? सोडियम को तो कार नहीं ना बना सकते, सोडियम का कार बना दिए, बाहर में लेके बारिश को आग लग गया, तो सोडियम को तो कार नहीं बना सकते। कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो यदि चीजों का प्रॉपर्टी हमें बढ़िया से समझना है, अपने चारों ओर कुछ चीजों को अच्छे से जानना है, तो हमें उस चीज के एटम के अंदर जाना पड़ेगा और आप बिना एटम के अंदर जाए और एटम के स्ट्रक्चर को बिना समझे आप चीजों के प्रॉपर्टी को अच्छा से नहीं समझ सकते। तो देयर इज अ चैप्टर नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिस चैप्टर में हमें पढ़ना है एटम के अंदर की चीजों को, और वो चीज किस तरह से प्लेस्ड है एटम के अंदर में, और अंदर में एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, और क्यों पढ़नी है ये चैप्टर, आपके पास सफिशिएंट रीजन है। दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ योर केमिस्ट्री 11th सिलेबस। और चैप्टर 2 को मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पहले आप चीजों को अच्छे से समझ लो, केमिस्ट्री के बेस को अच्छे से समझ लो, फिर बाकी केमिस्ट्री तो आस्ते आस्ते अच्छे से समझ आ ही जाए। सो ये चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम विद यू ऑल। एंड चलिए देखते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या है। यहां तक कोई डाउट किसी को? केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, और कोई भी चीजों की प्रॉपर्टी को समझना है तो उसके अंदर में हमको जाना है, उसके एटम के अंदर में जाना है, और एटम के अंदर में जाना मतलब एटम के स्ट्रक्चर को समझना। तो यहां तक मैंने जो पढ़ाया, अब मैं आपको टाइम दूंगा, इसलिए जब एक स्लाइड खत्म हो जाएगी तब मैं आपको टाइम दूंगा। तो बताओ मुझे, कोई भी किसी को भी इस स्लाइड में कोई दिक्कत है या एक बार आप कुछ देखना चाहते हो तो यहाँ से देख लो, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। ओके, बाय द टाइम मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है? चलिए जल्दी देखिए। नहीं ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो एटम आज है, आज हम एटम को जैसा जानते हैं वो एक दिन में तो हम लोग नहीं जान लिए, ये अरसों लगे होंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम से खोज हो रही होगी, और एटम के बारे में लास्टली हम अभी तक हमें जितना जानकारी है वहां तक हम लोग पहुंचे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं ये आपको बता देता हूँ कि एटम का कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं आपके साथ अभी तक डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में वो है ही। एटम की कंप्लीट स्ट्रक्चर आप कभी भी अच्छे से नहीं जान पाओगे अपने सिलेबस में, क्योंकि रिसर्च एरिया सब्जेक्ट है ये अभी तक। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछूं तो एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं आपके जानकारी के हिसाब से? कितने सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम के अंदर में? कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं?
बेटा देखो, आप लोग आई सपोज आपके स्क्रीन पे एक माइक का बटन होगा, ठीक है ना, उसको ऑन करो और जब मैं कुछ पूछता हूँ तो प्लीज आप लोग बोलो उधर से, क्योंकि फर्स्ट क्लास कर रहे हो तो टेक्निकली शायद आप लोग उतने साउंड नहीं हुआ है, तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। स्क्रीन पे माइक की बटन है, उसको ऑन करो। एटम के अंदर में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं टोटल, आपकी जानकारी के हिसाब से? ओके, एटम के अंदर में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, आपके जानकारी के हिसाब से। पर मैं आपको बता दूं कि एटम के अंदर में मोर देन 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक खोज कर लिए गए हैं, पर हमें उतने डेप्थ में नहीं जाना है। अपने सिलेबस के हिसाब से हमें 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ने हैं और उन्हीं से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। पर जितना हम लोग अभी तक रिसेंट रिसर्च तक एटम के बारे में जानते हैं उतना तो हमें पढ़ना है। तो देखते हैं चलो स्टार्टिंग से एटम्स के ऊपर क्या क्या रिसर्च हुआ है और क्या क्या एटम। यदि अर्ली एटम्स का बात करें, एकदम प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर थे, इनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने 400 बीसी 400 बिफोर क्राइस्ट में बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअली सेपरेट पार्टिकल्स called atomium। ध्यान से देखिए, डेमोक्रिटस ने एकदम एटम की अर्ली स्टेज का बात कर रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग में जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है, डेमोक्रिटस ने 400 बिफोर क्राइस्ट में बोला कि दुनिया में जो भी चीज है वो बनी हुई है इंडिविजुअल सेपरेट पार्टिकल से, मतलब छोटे छोटे डिफरेंट पार्टिकल से जो एक दूसरे से अलग है। ओके, इंडिविजुअल अलग अलग पार्टिकल से, जिसे हम लोग बोलेंगे एटोमियो, ठीक है ना। और एटोमियो इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। ओके, और एटोमियो से ही आया एटम, ये एटोमियो शब्द से ही आई एटम। तो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने क्या बोला कि दुनिया में जो भी चीज बनी हुई है वो छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसे आप बांट नहीं सकते, आप इसको बांट नहीं सकते, छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल जिसे आप बांट नहीं सकते हो, और उसे हम लोग बोलेंगे। ओके, पर ये तो गलत है, आपको मालूम चली गई होगी कि एटम आर फर्दर सब डिविजिबल, एटम के अंदर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब डिविजिबल पार्ट्स हैं। फिर भी उस जमाने में बहुत बड़ा चीज बोला गया था। फिर आई एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बोला 350 बीसी में कि मैटर इज मेड अप ऑफ five essences: air, water, earth, sky, fire। एरिस्टोटल के हिसाब से दुनिया में हर चीज जो बना हुआ है वो 5 तत्व से बना हुआ है, 5 essences। ओके, तो 5 तत्व क्या क्या है? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर। पर बेटा इस थ्योरी को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं मिला, और समय के साथ ऑब्वियस आपको मालूम है कि ये तो गलत है। ओके, फिर उसके बाद आए डाल्टन। (1803 और 1810 के बीच में फेमस पोस्टुलेट्स आए थे, डाल्टन्स पोस्टुलेट्स। आप सभी को मालूम है डाल्टन पोस्टुलेट के बारे में कि डाल्टन की पोस्टुलेट्स क्या थी, आपने जूनियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है। तो फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 9 की चीजों को फिर से आपके साथ डिस्कस करूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि 9 में आपने डाल्टन की थ्योरी को पढ़ा है, मालूम है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स,
atoms of same element are same in all respect, atoms of different elements are different in all respect, atoms combined in small whole number ratio to form compounds, पढ़ा है ना ये सब। तो एक बार प्लीज आप डाल्टन की थ्योरी को पढ़ लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ देखो ऐसा नहीं है कि अब स्टैंडर्ड 9 में पढ़े तो क्वेश्चंस नहीं पूछी जा सकती है। इस बार आईआईटी मेंस में डाल्टन के थ्योरी से एक क्वेश्चन आई थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन थी जिसका आंसर एक 9 का बच्चा भी दे सकता है। ओके, तो प्लीज डाल्टन की पोस्टुलेट आई एम गिविंग यू एज अ स्मॉल होमवर्क, आप इसे पढ़ के आओगे और देखो जो टीचर बोल रहे हैं उसको करके आना। मैं बोल दिया, आप बोलो आप पढ़ लिए घर गए सब भूल गए। वोलेटाइल आपको मालूम है ना, मोटिवेशन इज हाईली वोलेटाइल। मोटिवेशन मैं आपको दूंगा वो तुरंत हवा में उड़ जाएगा। मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए, आपको मोटिवेशन अपने अंदर से आना चाहिए, आप खुद को मोटिवेट करो चीजों को करने। तो स्मॉल होमवर्क फॉर यू, डाल्टन की पोस्टुलेट सबको मालूम है, डाल्टन की पोस्टुलेट आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई चलो अर्ली एटम्स हिस्ट्री की बात, बहुत पुरानी बात जब एटम के बारे में हल्का फुल्का जानकारी हमें मिला। पर एटम में जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुई उन सबको चलो हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न डेवलपमेंट्स जो लास्ट 100 साल में हुआ है एटम्स में वो हमें देखना है। टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल, एटम का जो मॉडल अभी हम लोग देखते हैं वो मॉडल को तैयार होने में मॉडर्न कंट्रीब्यूशन लास्ट 100 या 120 साल में जो कंट्रीब्यूशन हुई वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1897 की बात है। 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। आप जान लो कि कितना साल पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, 120-25 साल पहले ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. Thomson। और टाइमलाइन में मैं जितना चीज लिखूंगा वो सबको हमको पढ़ना है। पूरी चैप्टर की एक शॉर्ट रिकैप है समझ लो, और ये सारी चीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर। 1897 में सबसे पहले खोज हुआ था इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे.जे. थॉमसन ने किया था इन अ फेमस एक्सपेरिमेंट नोन एज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, 1897। ओके, फिर बात होती है 1906 और 1914 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसका एवरेज हम लोग 1910 मान लेते हैं। 1906 और 1914 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट हुई थी। एक्सपेरिमेंट जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पता चला था। जल्दी से कोई मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? पढ़े हुए हो आप मुझे बोलो। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखो बेटा सब बच्चे, मैं नाम लेके पुकारना शुरू करूंगा नहीं तो कि आप लोगों को जवाब देना है। गौरव, ज्ञान प्रकाश, क्या हो रहा है? जवाब देना है ना। अमन, विवेक, आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ बोल नहीं रहे हो। गौरव बोलो कुछ। यस सर। हाँ बेटा बोलना है ना, चुप नहीं रहना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो, बीच में बोलते रहो कि सर नहीं समझ आ रहा, बोलिए फिर से समझा दीजिए, ठीक है ना? बोलो तब ना मजा आएगा यार। चलिए 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। खोज कैसे हुआ हम लोग पढ़ेंगे, पर जस्ट जान लो कि इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ 1906 और 1914 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में मालूम चला था। एवरेज हम 1910 मानते हैं, दोनों का 8 साल का बीच का गैप होता है। आर.ए. मिलिकन, discovered electronic charge। oil drop experiment, ठीक है ना? रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन, इन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पता चला। ओके,
फिर 1911 में आ जाओ। 1911 में रदरफोर्ड डिस्कवर्ड डैश, जल्दी बोलो, बोलना है, पढ़ा है सब। रदरफोर्ड क्या डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन। हैं? न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस। ओके, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर में न्यूक्लियस एक पार्ट होती है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, वो खोज रदरफोर्ड ने किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1913 में फेमस नील बोर मॉडल, नील बोर मॉडल, नील बोर का मॉडल सब आप लोग पढ़े हुए हो, पर हम लोग आपने जो पढ़ा है उसका नेक्स्ट लेवल यहाँ पे देखना। देखो एक बात बताता हूँ, स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 तक हम लोग जितनी पढ़ाई करते हैं वहां पे जो चीजें लिखे होते हैं उन्हें हम या तो याद कर लेते हैं, नहीं समझ आती है तो चलो लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो। पर देखो बेटा, वहां पे आप लोगों ने जस्ट इस तरह पढ़ा है, पर यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है कि व्हाई। 11-12 में जब आप आ गए हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि व्हाई, ये चीज क्यों हो रही है। क्योंकि आपसे मेंस में या नीट में कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि डिफाइन मास, ऐसा नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहना है कि जब भी पढ़ोगे कि ये चीज क्यों हो रहा है, व्हाई हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, तब कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी। ओके, तो 1913 में नील बोर का मॉडल आया, और फिर आ जाओ 1924 में डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। आप अपने लाइफ में लगाओगे तो आप परेशान हो जाओगे कि ये चीज क्या है। हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है। इसमें बोला जाता है कि जो मैटर होता है दुनिया में, जो मैटर है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, उसके पास वेव नेचर भी है। तो मैटर जो है, आपने जस्ट अभी पढ़ा होगा कि मैटर क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है ना। बट उन्होंने बोला कि मैटर में पार्टिकल नेचर तो होती ही है और साथ में मैटर में वेव नेचर भी होती है। ये क्या है इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पढ़ेंगे तो अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी मतलब मैटर के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर 1926 में फेमस इक्वेशंस, श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स। आज जितना भी डेवलपमेंट आपने सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स इत्यादि सारे डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं क्वांटम मॉडल पे होते हैं। तो फेमस श्रोडिंगर इक्वेशन, फेमस श्रोडिंगर इक्वेशन जहां पे इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर में है उससे रिलेटेड जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं, इट इज डन फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, जो हम लोगों को पढ़ना है। इट्स अ वेरी फेमस मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, फिर उसके नेक्स्ट साल 1927 में ही हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग की एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आई थी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बोला क्या गया था कि एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम आप एक साथ कभी नहीं मेजर कर सकते। ओके, ये बहुत ही बड़ी लॉजिक थी जहां पे दिया गया था कि दुनिया कितना भी आगे चल जाए और कितना भी रिसर्च हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप एक ही पल में मेजर नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी हम देखने वाले हैं। और फिर जाके 1932 में आई चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। देखो, अब 1897 में इलेक्ट्रॉन खोज हुआ था और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल खोज होने में लगभग 35 साल लग गए, 35 इयर्स लेटर। देखो, न्यूट्रॉन 1932 में खोज हुआ, कितना दिन पहले न्यूट्रॉन खोज हुआ है ना, 90 साल पहले लगभग न्यूट्रॉन का। तो आपको दिमाग में रखनी है ये सारे चीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और एक एक करके हमें सारे को चैप्टर में देखना है। ओके, तो बेटा एक बार आप रफली दिमाग
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है 1897 में। 1906 और 1914 के बीच में इलेक्ट्रॉन की चार्ज को मेजर किया गया। ओके, और 1911 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। नील बोर की मॉडल आई, डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, श्रोडिंगर इक्वेशन, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और चैडविक की डिस्कवरी न्यूट्रॉन। ओके, तो बेटा एक बार आप लोग रफली इसको देख लो। ओके, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो जल्दी से। यस, एनी प्रॉब्लम? जल्दी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए। यस सर। मंजीत सर, हाँ यस सर। आवाज जा रही है? हाँ यस सर, यस सर। सर बोल रहे थे ना कि थोड़ा बच्चों को समझा दीजिएगा ना कि कैसे वहाँ पे अपना नाम और क्लास लिखा जाता है। कुछ बच्चे Okay. मोबाइल के मॉडल नंबर से लॉगिन किए। ठीक है? ओके ओके सर। ओके बेटा, देयर इज अ टेक्निकल, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन आई है फ्रॉम द टेक्निकल एंड। ये इंफॉर्मेशन ध्यान से सुन लो आप पहले। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्निकल एंड कि आप लोग जब लॉगिन कर रहे हो, आप जब जूम मीटिंग के अंदर में आते हो, तो आपको करना क्या है कि आप जब मीटिंग आईडी डालते हो और उसके नीचे में एक नाम डालने का जगह आता है, ठीक है ना, आपको दिखेगी नीचे में जहां पे आप मीटिंग आईडी डालते हो उसके नीचे में एक नाम लिखने की जगह आती है, तो वहां पे प्लीज आप अपना नाम एंटर करो। ठीक है ना, आप अपना वहां पे नाम एंटर करो और मोबाइल का जो मॉडल नंबर है उसको हटा दो। ओके, देयर इज सम टेक्निकल रीजन फॉर दिस। ओके, कि हमें एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कि कौन बच्चे हमारे साथ बैठ रहे हैं। ओके, हम लोग को जेन्युइनली ये पता चलना कि कौन बच्चे बैठ रहे हैं। तो फिर से ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन सुन लो कि जहां पे आप मीटिंग आईडी डालते हो उसके नीचे में एक नाम लिखने की जगह में है और अपना प्रॉपर नेम एंटर करो। ओके, नेक्स्ट क्लास से ये आपको करना है। ओके, चलिए। तो ये तो हुई टाइमलाइन, पूरी टाइमलाइन की एटम में जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनमें जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, इत्यादि है, वो सारा कैसे कैसे खोज हुआ था। और चलो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि चीजों का खोज कैसे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे। Discovery of electron in CRT experiment. ओके बेटा, ये तो मैं अभी तक जितना बात किया दैट वाज ऑल हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री हैज नथिंग टू डू विद केमिस्ट्री। ओके, फिर भी थोड़ा मोड़ा, मतलब ये एक जोक में मैं बोल लिया, फिर भी थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री तो हमें जानना कि ये क्या हुआ था नहीं हुआ। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का खोज किस तरह हुआ था। आराम से देखिएगा। सबसे पहले आपको सेटअप देखना है। एक ग्लास का ट्यूब लिया गया था। ओके, दिस इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब। ये पायरेक्स ग्लास से बनती है जिसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। ओके, और इट इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। ओके, इसके अंदर में दो टर्मिनल्स लगे। वन इज नेगेटिव टर्मिनल, ओके, एंड अनदर वन इज पॉजिटिव टर्मिनल। हम मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं कि एनोड बोलते हैं?
कैथोड सर। कैथोड बोलते हैं, ओके। और दिस वन इज कनेक्टेड टू, अच्छा मुझे ये बताओ तो कि मैंने ये क्या सही बनाया है? ये सही बनाया है? No, sir. नहीं, गलत बनाया है। क्या गलत बनाया है बताओ जल्दी नहीं, जल्दी। पॉजिटिव का माइनस पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसकी साइन बड़ी होती है और नेगेटिव वाली की छोटी होती है ना? हाँ मालूम है ना? पॉजिटिव से कनेक्टेड है हाँ तो ये बड़ा लाइन से लिखाएंगे, नेगेटिव यस छोटा, सर। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना? मालूम होना चाहिए। यस सर। और दिस वन इज कनेक्टेड टू अ वेरी हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज रखना है हम लोग, लगभग 10,000। तो पूरी सेटअप ये वाली है, जस्ट बहुत सिंपल सेटअप है, देख लो। कैथोड टर्मिनल कनेक्टेड, एनोड कनेक्टेड, वैक्यूम पंप है और इसके अंदर में कुछ गैस भरे हुए हैं, अंदर में कुछ गैस रहता है और साथ में यहाँ पे इस एंड पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग। जिंक सल्फाइड का कोटिंग जो होता है ना बेटा, वो एक फ्लोरो फॉस्फोरेंट मटेरियल होता है। फॉस्फोरेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है? उस पे कोई भी चीज पड़ेगी ना तो उसमें एक साइन आता है, ठीक है? उस पे कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल यदि हिट करता है तो एक हल्का सा स्पार्क जैसा एक साइन आता है, ठीक है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं, ये तो सेटअप हो गए और सारे सेटअप में क्या क्या काम था सबका वो भी देखते हैं। ये जो वोल्टेज है वेरी हाई वोल्टेज रखना, लगभग 10,000 वोल्ट का। तो पहला रिक्वायरमेंट जो है एक्सपेरिमेंट का, ध्यान से देखिए, पहला रिक्वायरमेंट है आपका एक्सपेरिमेंट का हाई वोल्टेज, ओके। लगभग 10,000 वोल्ट का रिक्वायरमेंट, ओके। अब हम लोग इसमें जैसे ही इस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, मैंने क्या बोला, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ओके। तो सॉरी, इसमें क्या मौजूद है? गैसेस मौजूद है, इसके अंदर में गैस रखी है। जैसे ही मैं हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो इनमें जो गैसेस हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ओके। गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाती है और वो इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाता है और इस पे हिट करता है, ठीक है? और यहाँ पे एक साइन दिखती है, अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो इसलिए क्या होता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आता है और इधर जाके हिट करता है, ओके। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली। सबको समझ आया? हाई वोल्टेज लगाए, गैस था इसके अंदर में, गैस से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया और यहाँ पे स्क्रीन पे हिट करने के बाद एक साइन दिया, ओके। तो पहला रिक्वायरमेंट था हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट क्यों था? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना था गैसेस से। अब ध्यान से देखो, हमें मालूम है गैसेस क्या की बनी रहती है? इलेक्ट्रॉन की बनी रहती है। गैसेस आर मेड अप ऑफ एटम, सबको मालूम है गैसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये एक एटम है, आपको मालूम है एटम में एक छोटी सी न्यूक्लियस होती है और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर घूमता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखता है, सबको मालूम है। हाँ, अब हमें मानो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मानो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, है ना? और हम एनर्जी यहाँ पे सप्लाई कैसे करेंगे? चॉकलेट खिला के या बॉर्नविटा पिला के? अब एटम को तो चॉकलेट और बॉर्नविटा नहीं खिलाया जा सकता है ना एनर्जी के लिए, तो हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी बहुत हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अंदर की ओर है उसी को एक्सीड कर जाती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो आपके पास ये रीजन आई। बेटा somebody शेयरिंग द स्क्रीन, प्लीज स्क्रीन शेयरिंग बंद करो।
हेलो, स्क्रीन बंद कर यार। ओके, देखो बेटा, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्क्रीन शेयर वेयर मत करो, ठीक है। स्क्रीन शेयर आप करोगे तो टेक्निकल एंड में प्रॉब्लम आती है और आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू कि आपके एंड से कोई भी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर शेयरिंग एनीथिंग तो आपको स्ट्रिक्टली ब्लॉक किया जा सकता है, ओके। तो देखो, तो आपके पास एक सफिशिएंट रीजन होनी चाहिए कि देखो हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ओके। मैंने हाई वोल्टेज क्यों लगाया, आपको ये जवाब मिलना चाहिए कि हाई वोल्टेज क्यों लगाया जाता है। देखिएगा ध्यान से कि क्या था, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के रखा है वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम सप्लाई करते हैं तो ये जो गैसेस भरे हुए हैं उसके अंदर में उन गैसेस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फिर स्ट्रेट भागती है इधर पॉजिटिव एंड की तरफ और स्क्रीन को हिट करती है, तो आपको एक साइन मिलता है। तो आपको हाई वोल्टेज का रीजन समझ आ गया, क्या है रीजन हाई वोल्टेज लगाने का, ओके। नेक्स्ट, लो प्रेशर। नेक्स्ट कंडीशन इज लो प्रेशर, और लो प्रेशर आपको रखना है अबाउट द रेंज ऑफ 0.01 mm ऑफ Hg, ओके। वोल्टेज कितनी रहनी चाहिए, 10,000 वोल्ट के आसपास, ओके। लो प्रेशर क्यों रखना, देखो बेटा, लो प्रेशर इसलिए रखेंगे कि इसके अंदर में गैसेस है। अब हो सकता है कि सारे गैसेस से इलेक्ट्रॉन ना निकले, और जो गैसेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे वो एक्स्ट्रा गैस क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। एक्स्ट्रा गैस क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से इधर डाइवर्ट करेगा, इधर डाइवर्ट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट स्ट्रेट उधर नहीं जा सकती है ना। तो एक्सेस गैस, ज्यादा गैस होने के कारण क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहे हैं उनके पाथ को वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, गैस के एक्सेस पार्टिकल से टकरा सकती है वो इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप क्या करता है, इसके अंदर में बहुत कम गैस रखता है, ज्यादा गैस हाई प्रेशर, कम गैस लो प्रेशर। ये वैक्यूम पंप एक्स्ट्रा गैस को निकाल देता है। हम बहुत कम गैस रखते हैं, जो लगभग माने तो सारा गैस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इतना गैस निकले, ठीक है ना। तो लो प्रेशर का रीजन समझ आ गया, सो दैट एक्स्ट्रा गैस मॉलिक्यूल डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीजन आना चाहिए आपसे, ये वाई, इसका आंसर आप लिखते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हो, सबको इसका आंसर आना चाहिए। अब होमवर्क फॉर यू, व्हाई लो प्रेशर इज टेकन। लो प्रेशर इसलिए लिया जाता है क्योंकि गैस जो आयोनाइज नहीं होगी, मतलब जो गैस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, इसलिए कम गैस रखी जाती है, मतलब लो प्रेशर। व्हाई हाई वोल्टेज, ये आपको समझा, ओके। नेक्स्ट इज ऑरिजिन ऑफ कैथोड रे। चलो हम लोग देखते हैं कैथोड रे का ऑरिजिन कैसे हुआ, व्हाट इज कैथोड रे। Gases are made up of atoms. ये सबको मालूम है गैसेस बने हुए हैं एटम्स से। Applying high voltage
जैसे हम लोग हाई वोल्टेज लगाते हैं, हाई वोल्टेज लगाने के साथ क्या होता है, गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, नॉकआउट मतलब बाहर निकल जाता है, ओके। और फिर a stream of electrons traveling towards anode are known as देखो, a stream of electron मतलब जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से एनोड की तरफ जाने लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैथोड रेज। तो कैथोड रेज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हाई स्पीड से एनोड के ओर जाते हैं। समझ आ गई? व्हाट आर कैथोड रेज? कैथोड रेज कुछ नहीं होते हैं, कैथोड रेज हाई स्पीड से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, हाई स्पीड से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज। ओके, तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज कैथोड रेज। कैथोड रेज कुछ नहीं होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से एनोड की ओर जा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कैथोड रेज। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कोई दिक्कत नहीं, आई सपोज आराम से समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल, दो चीज दिमाग में रखना है, हाई वोल्टेज लगाना है, लो प्रेशर लगाना है। ओके, हाई वोल्टेज की रीजन आपको मालूम रहनी चाहिए, लो प्रेशर की भी रीजन मालूम रहनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ कैथोड रे कहां से आया? गैस भरा हुआ था इस ट्यूब के अंदर में, गैस एटम से बने हुए हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से किधर गया? एनोड की ओर गया, उसे हम बोले कैथोड रेज। ओके, आई सपोज आइडिया इज क्लियर आपको कि कैथोड रेज क्या होती है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे के प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। चलो, कैथोड रे क्या है सबको मालूम चल गया, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का खोज भी इस तरह हो चुका है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि बहुत सारे कैथोड रे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उनके पास क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, नंबर 1, कैथोड रेज travel in straight line in absence of any field। okay? यदि इधर आसपास कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ना लगाया जाए, ठीक है ना, कोई फील्ड नहीं लगेगी, ना तो इलेक्ट्रिक ना तो मैग्नेटिक, कोई भी फील्ड आपने नहीं लगाया तो कैथोड रे एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगी। कैथोड रे ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, यदि कोई फील्ड नहीं लगाया जाए, ध्यान से सुनिए, यदि कोई फील्ड नहीं लगाया जाए, कैथोड रेज आर inflected towards पॉजिटिव फील्ड। देखो, यदि मैंने यहां पे एक काम किया, इस जगह पे मैं यहां पे प्लेट लगाया हूं, पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना, और यहां पे नेगेटिव प्लेट लगाया हूं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो क्या होगा, ये जो कैथोड रेज है ये इधर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट है। ओके, तो आप समझ आइए क्यों डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि उसमें चार्ज क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव प्लेट के ही ओर जाएंगे ना। तो कैथोड रेज जो नेगेटिवली चार्ज होती है वो इन्फ्लेक्ट होती है किसकी तरफ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। देखो बेटा, बहुत सारे बुक में आपको डिफ्लेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। देखो, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है दूर जाना, ठीक है, दूर नहीं जाती है। बहुत सारे बुक लिख देते हैं इसको डिफ्लेक्ट, बट इट्स नॉट राइट। द राइट वर्ड इज इन्फ्लेक्ट। इन्फ्लेक्ट का मतलब होता है उसकी ओर जाना। तो कैथोड रेज जो नेगेटिवली चार्ज होती है वो किसके ओर जाएगी? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो पॉजिटिव प्लेट की ओर चली जाएगी। ओके, कैथोड रेज
are two deflected in magnetic field. ओके, मैग्नेटिक फील्ड में भी यदि कैथोड रे एंटर करती है तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, रहने दो, उसमें अभी हमको डेप्थ में नहीं जाना है कि कैथोड रे जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी तो वहां पे भी वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वहां पे भी उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। गॉट इट? कैथोड रेज does not depend on nature of gas signal. चलो आप लोग में से कोई मुझे बताएगा कि कैथोड रेज का प्रॉपर्टी क्यों नहीं डिपेंड करेगा, यदि क्यों नहीं बदलेगा यदि मैं गैस बदल दूं इसके अंदर। यदि मैं हाइड्रोजन लूं तो मैं देख रहा हूं सेम प्रॉपर्टी आ रहा है, मैं ऑक्सीजन लूं सेम प्रॉपर्टी आ रहा है, नाइट्रोजन लूं सेम प्रॉपर्टी आ रहा है, क्यों? तो बता सकता है मुझे जल्दी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्योंकि देखो हर केस में मैं कोई भी गैस लूं क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए सेम ही है। कैथोड रे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब सबके लिए सेम है तो कोई भी गैस भर दो उससे इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो हर केस में सेम है, इसलिए नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, इसके बहुत सारे और प्रॉपर्टीज, चलो देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करेगा वो लोग, मेंस में या नीट में भी 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि व्हिच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट फॉर कैथोड। तो सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देख ही लिए, तो एक बार नजर दौड़ा लोगे तो काफी है, रटने की जरूरत नहीं, सबको रटना मत बेटा, 2-3 बार पढ़ लेना इनफ, दिमाग में रहेगा, कहीं ऑप्शन रहेगा वहां पे, तो 4 ऑप्शन रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कौन ऑप्शन इसके लिए एप्लीकेबल है। बोलेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैथोड रे, 3 को सही लिख देगा, एक कुछ उल्टा पुल्टा लिख देगा। ओके, तो पकड़ लीजिए। और वैसे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है कि स्कूल एग्जामिनेशन में आपको बोल सकता है राइट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, तो आप 3-4 प्रॉपर्टी लिख दोगे तो काफी सिंपल वाला 3-4 लिख देना। अच्छा, यहां से हमें क्या पता चला, इस चीज से हमें क्या पता चला बताओ? कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की ओर जाती है, इसका मतलब क्या है? कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। क्या चार्ज है कैथोड रे पे? नेगेटिवली चार्ज। हाँ, इससे हमें पता चला कैथोड रे का नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। कैथोड रेज do have mechanical effect. देखो मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या? मूवमेंट, जैसे पंखा है क्या है, घूमता है ना, तो मैकेनिकल इफेक्ट थोड़ी ध्यान से देखना। यदि मान लो ये वाला कैथोड है, ठीक है, और यदि मैंने इसके रास्ते में एक पतला सा पंखा लगा दिया, ठीक है ना, मतलब एकदम पतला सा एल्युमिनियम का एकदम पतला सा पंखा, लाइट पंखा यदि आप लगाते हो तो कैथोड रे यदि जाएगी तो ये क्या होता है, ये पंखा को घुमाता है। ओके, एक पतला सा पंखा है, कैथोड रे यदि जा रही है उस ओर तो क्या करेंगे, ये पंखा को वो हिट करके घुमा देगा। आपको मालूम है कैथोड रेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल क्या करता है, इसको हीट करेगा तो क्या करेगा, इसको कोई भी पार्टिकल उसको हीट करेगा तो पता चलेगा कि मैकेनिकल इफेक्ट तो देगा ही। तो कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है, दैट E/M रेशियो देखो, द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज is 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। ये याद रखना है आपको। ओके, कैथोड का चार्ज मतलब कैथोड रेज का चार्ज क्या होगा, 1.6 into 10 to the power -19। मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 into 10 to the power -31 kg। डिवाइड करोगे दोनों को तो जो रेशियो आती है इट्स 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। ध्यान से देखिएगा,
कूलम मतलब क्या, चार्ज का यूनिट। यूनिट कहाँ से आया हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि बेसिक स्टेज में यदि आप लोग जब यूनिट्स बनाओगे बेटा तो आप लोगों को हमेशा यूनिट पे ध्यान देना है। ई चार्ज होती है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, सबको मालूम है। मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो ये कितना आया 1.76 into 10⁻11 कूलम पर केजी, कूलम, ओके, कूलम पर केजी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको दिमाग में रखना। ओके, तो चलो ये तो हुई कैथोड रेज की फुल डिस्क्रिप्शन। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो जल्दी एनी डाउट पूछो। और इस तरह इलेक्ट्रॉन का खोज तो हो चुका है। चलिए रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन का खोज कहां हुआ था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हुआ था, जहां पे कैथोड रेज किस तरह खोज हुआ था ये तो आपको पता चल गया कि एक्सपेरिमेंट में प्रॉपर्टीज क्या क्या कैथोड रेज की है, सारे को एक बार नजर दौड़ा लो। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज मैं और बता देता हूं। देखो कैथोड रेज, यदि मानो कैथोड रेज जा रही है, ठीक है, और आपने कोई बहुत बड़ा हार्ड सीट रख दिया, कोई हार्ड मेटल सीट रख दिया, मोटा सा मेटल सीट रखा है, और यहाँ पे एक स्क्रीन, तो कैथोड रे और वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन निर्माण, तो कैथोड रे यदि जाएगी तो हार्ड मेटल सीट से नहीं पार हो पाएगी, पर इस जगह से तो पार हो जाएगी। तो यहाँ से जहां से कैथोड रे पार नहीं हुआ, यहाँ पे क्या होगा, एक शैडो आएगा। तो कैथोड रेज क्या है, यदि पार होती है, जहां से पार हो गया तो वहां पे हिट करेगा, तो वहां पे तो लाइट आएगा, यहाँ पे एक आपको स्पार्क दिखेगा, पर इस जगह कुछ स्पार्क दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो कैथोड रेज क्या होता है, प्रोड्यूसेस शैडो, कैथोड रे प्रोड्यूसेस शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स पाथ। कैथोड रे के रास्ते में यदि कोई बड़ा सा ब्लॉक रख दो, मोटा सा ब्लॉक कोई भी चीज का, तो उसका एक शैडो बनाएगा, क्योंकि इससे पार नहीं हो सकता है। पर कैथोड रेज एल्युमिनियम के थिन शीट से पार हो सकता है। पतला सा एल्युमिनियम का शीट लो, उससे कैथोड रेज पार हो जाएगा, पर ज्यादा मोटा ब्लॉक लोगे तो उससे नहीं कैथोड रेज पार हो सकता है। तो कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज मैं बोल दे रहा हूँ जो दिमाग में आपका रहेगा। कैथोड रेज आपका एल्युमिनियम के पतले शीट से पार हो जाएगा, मोटा ब्लॉक कोई रख दोगे तो उसका शैडो कास्ट करेगा, और कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है। कोई फोटोग्राफिक प्लेट को यदि कैथोड रे का रास्ता में रख दोगे ना तो उसको वो खराब कर, ओके, कैथोड रेज इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया, दिमाग में रहेगा। एल्युमिनियम का पतला शीट से पार हो जाएगा, मोटा ब्लॉक का शैडो बना देगा, कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन पाथ। तीसरा फोटोग्राफिक प्लेट को वो इफेक्ट करता है। So these are some of the points related to cathode ray, and these were all things that we have to discuss in this class. बाकी तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन होंगे। पर यदि कोई डाउट है बेटा तो जल्दी से मुझे पूछो ना, कोई भी जल्दी माइक ऑन करो, अपना पूछो कोई भी डाउट, और नहीं डाउट है तो बोलो हाँ सर समझ आ गया, माइक ऑन कर। सर लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक से वो डिफाइन कर दीजिए। कौन वाला बेटा, ये वाला? यस सर। ये वाला? नो सर, वही वाला सर जो ऊपर। हाँ ये वाला ना, ठीक है ना। Yes, sir. ये बता देता हूँ, the E by M ratio, the charge to mass ratio, charge by mass ratio of cathode ray is 1.6 into 10⁻11 कूलम पर केजी। देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है ना कितना होता है, 1.6 into 10⁻−19, Yes, और sir. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 केजी। तो दोनों को जब आप डिवाइड करो, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। Yes. ओके, 1.76 into 10⁻11 कूलम पर केजी, और हर केस में ये सेम आएगा। इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये बात ध्यान रखें, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या कोई भी गैस हो, हर केस में कैथोड रे का वैल्यू E by M का यही आएगा। क्यों यही आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास हर केस में सेम है। ओके बेटा, वेरी सिंपल। तो आई होप आप लोग सबको समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पर जितना मैं आज पढ़ाया आपको पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा? Yes, sir. चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you.